Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss one of the important topic from your TY BCom syllabus, that is capital market. और उसमें आज हम सीखने वाले हैं what is the structure or components of capital market in a very simple way. As you know that simplicity is our main motto. तो आज हम देखेंगे कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, किस तरह से उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो मार्केट में हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड्स को हेल्प करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ हमने जब देखा था मनी मार्केट, तो वो जो मनी मार्केट था इट विल ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स स्पेशली ऑफ द मार्केट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 1 day to 1 year. लेकिन अगर सपोज बिजनेसमैन को फंड्स चाहिए फॉर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो हियर कैपिटल मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. उनके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है कैपिटल मार्केट. दे कैन गेट हैवी फंड्स, ह्यूज फंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट. अच्छा, इस कैपिटल मार्केट में जो फंड्स की डिमांड आती है वो कहाँ से आती है? आपके प्राइवेट कॉरपोरेशन कंपनीज जो हैं, पब्लिक सेक्टर जो बिग कॉरपोरेशन सेक्टर है, या इवन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इन सब से आपकी डिमांड फॉर वेरियस फंड्स जो हैं हमेशा आती रहती है. और इनको सप्लाई कौन करता है? इनको फंड्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो उनको एज़ पर रिक्वायरमेंट सप्लाई करते हैं. बहुत से गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उन्हें फंड्स को सप्लाई करती हैं. तो इस तरह से डिमांड फॉर फंड्स and supply of funds when they are borrowed and lent for a medium term or long period of time, that is called capital market. तो जनरली हम कहते हैं कैपिटल मार्केट क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है. कैपिटल मार्केट एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिज्म है विच डील्स विथ ऑल द फैसिलिटीज़. इसमें पूरी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है क्योंकि एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको फंड सप्लाई किए जाते हैं. तो कैपिटल मार्केट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट डील विथ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. इसमें इंस्टीट्यूशंस को हमने अलग अलग लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अरेंज किया हुआ है फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग द फंड्स फॉर मीडियम टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म. मीडियम टर्म यानी मोर देन 1 year, लेकिन समटाइम उन्हें फंड्स की ज़रूरत फॉर लॉन्ग पीरियड के रहती है, जैसे मोर देन 5 years, 7 years, 10 years. जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो मिनिमम 5 years के लिए रहते हैं. तो उन्हें फंड्स जो हैं वो मिनिमम 5 years के लिए चाहिए जब तक वो सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोजेक्ट्स बने, अब बाद में अर्न करना स्टार्ट करें. सो टिल देन दे रिक्वायर अ फाइनेंशियल असिस्टेंट. तो ये जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड होती है फ्रॉम कैपिटल मार्केट. तो फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट क्या है? इट्स अ मैकेनिज्म और इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट डील विथ ऑल द फैसिलिटीज़, वो सब फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. हम उनके कंपोनेंट में ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे क्योंकि आपको मालूम है इस इंस्टीट्यूशन में बहुत सी बैंकिंग्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें सपोर्ट करती हैं. तो वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उन्हें सपोर्ट करती हैं फॉर व्हाट पर्पस? फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग फंड्स फॉर मीडियम टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म. तो इस तरह से पहले आपको वो मीनिंग लिखनी है और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट मार्केट. नाउ ये जो स्ट्रक्चर है इस कैपिटल मार्केट का वो डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में. आप स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट कहो या कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट कहो, बात तो वही है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली टीवाई के सिलेबस में जनरली यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है. तो आज हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल मार्केट है ये 4 पार्ट्स में फंक्शन करता है. द नंबर 1 जो पार्ट है इसका, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट इट डील विथ द कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट. ये जो कैपिटल मार्केट है वो डील करता है विद कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज़ उनके साथ, यानी चाहे वो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन हो या प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट के बॉडीज़ हो, इनके रिक्वायरमेंट के साथ, इनके सिक्योरिटीज़ के साथ जनरली इनकी ट्रेडिंग जो है वो चलती रहती है.
नाउ जनरली जब हम बात करते हैं कि ये कारपोरेट सिक्योरिटी मार्केट है, ये काम करता है, ये प्रॉपरली फंक्शन करता है इन टू मार्केट्स. नंबर वन प्राइमरी मार्केट एंड नंबर टू इट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट. दो मार्केट में ये गवर्नमेंट की जो पूरा कारपोरेट सिक्योरिटी मार्केट है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज़ कारपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला है प्राइमरी मार्केट. जब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की तो फ्रेंड्स यू नो दैट व्हेन द मार्केट डील विथ द न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़. जब आप फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्टिंग कर रहे हो, पहली बार शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो इनिशियल ऑफ़र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट में डील कर रहे हैं. क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फ्रेश शेयर्स जो हैं या डिबेंचर्स जो हैं या बॉन्ड्स हैं वो मार्केट में इशू कर रहे हो. तो जब भी हम न्यू इशू की बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट. और जब वो न्यू इशू किया जाता है तो उसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप किसी भी वे से कर सकते हो. तो जो प्राइमरी मार्केट है वो जनरली किसके साथ डील करता है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ और उनका प्रॉपरली ग्रोथ करना, उनकी रिक्वायरमेंट को एज़ फार एज़ पॉसिबल हो उनको सेटिस्फाई करना. तो इस तरह से प्राइमरी मार्केट उनको बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट के बॉडीज़ हो. ओके अच्छा, इस प्राइवेट मार्केट में जब वो डील करते हैं तो उन्हें डील करने के अलग अलग तरीके हैं. जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है, उन्होंने पब्लिक इशू कर दिया, पब्लिक से उन्होंने पैसा ले लिया. क्योंकि सप्लाई, जब हम लोग फंड की सप्लाई बोलते हैं तो फंड के लिए ज़्यादातर हमें फंड्स कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल्स. हमें पब्लिक से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स. क्योंकि डेमोक्रेटिक जब सिस्टम होता है और उसमें बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस तरह से हम बॉडी सेटअप कर देते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, उसके थ्रू अपने शेयर्स को लिस्ट कर दिया और आपने इनिशियल पब्लिक ऑफ़र दे दिया, तो पब्लिक जो है वो ऐसे कंपनीज़ में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना पसंद करती है जहाँ से रिटर्न्स उन्हें अच्छे मिले. तो पहला तो तरीका ये रहता है कि अगर इफ़ यू आर मूविंग थ्रू द प्राइमरी मार्केट तो फर्स्ट वन इज़ द पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस. तो आपने किया हुआ है कि प्रॉस्पेक्टस के थ्रू आपने, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे आप सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हो, डिबेंचर्स में डील कर रहे हो या सपोज़ किसी बॉन्ड्स में डील कर रहे हो, तो यू कैन गो थ्रू द प्रॉस्पेक्टस. नंबर टू राइट इशू. ये भी एक तरीका रहता है. राइट इशू में यू नो दैट कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, फर्स्ट यू ऑफर देम टू परचेज दीज शेयर्स. जो भी वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं, फर्स्ट you provide this offer to you their existing shareholders. If they are purchasing all the extra capital of the company, problem is over. अगर नहीं होता है तो they will give offer to the open public. बाद में वो पब्लिक को वही कैपिटल रेज करने के लिए बोल सकते हैं. तो चाहे पब्लिक इशू हो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, या राइट इशू हो, या बुक बिल्डिंग्स हो, आपने एजेंट्स को बुक किया हुआ है, आपने अंडर राइटर्स को बुक किया हुआ है, इसके थ्रू भी होता है. या ऑफ़र फॉर सेल, आपने किसी को सेल के लिए ऑफ़र दे दिया, यानी आपने मर्चेंट बैंकिंग को या जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऑफ़र दे दिया. तो ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर इंटरेस्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट. ये क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं. ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. तो वहाँ पे आपने ऑफ़र फॉर सेल दे दिया या प्लेसमेंट मेथड्स के थ्रू, ये भी इसमें इस तरह से रहता है. दे आर प्रोफेशनल पर्सन्स, दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. तो इस तरह से बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड हो, आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो प्राइमरी मार्केट यानी दिस इज़ द मार्केट विच डील विथ द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. वो हमेशा न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं, वेदर इट इज़ अ पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस हो, चाहे राइट इशू हो या बोनस इशू हो. कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि वो बोनस इशू करते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा शेयर्स जो हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं. सम टाइम बुक बिल्डिंग होती है, सम टाइम ऑफर फॉर सेल होता है, या सम टाइम प्लेसमेंट मेथड्स के थ्रू दे आर गोइंग टू रेज द कैपिटल एज पर देयर रिक्वायरमेंट.
तो ये है प्राइमरी मार्केट, जिसके थ्रू फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के साथ डील किया जाता है कि किस तरह से मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप फ्रेश हो, आपकी स्टार्टअप कोई आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको फंड्स जो हैं वो कैपिटल मार्केट के थ्रू आपको प्रोवाइडेड हो सकते हैं। और इसमें लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इसमें आपके इंडिविजुअल्स, आपके बैंकर्स, आपके म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको सप्लाई करते हैं। दूसरा रहता है सेकेंडरी मार्केट। अब जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट इज़ अ मार्केट विच डील विथ ऑलरेडी इशूड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। जो ऑलरेडी आपने इशू कर दी है उसकी जब बार बार ट्रेडिंग होती है, उसकी अगेन बाय एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स रहते हैं, उनके साथ जब आप डील करते हो तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। और ये जनरली किसकी मदद से होता है? ये जनरली स्टॉक मार्केट की वजह से होता है। तो आपको मालूम है हर जगह पे डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस या आपके ब्रोकर्स अपॉइंटेड होते हैं, और आजकल तो वो पूरा इंटरनेट के थ्रू यानी आपका सैटेलाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन आपकी सब सर्विसेज मिलती है। और वो कैसे मिलती है? यू नो दैट डीमेट अकाउंट कंपल्सरी हम ओपन कर देते हैं, और डीमेट अकाउंट की तरफ से आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजी हो जाती हैं। एक सेपरेट अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो इस तरह से सेकेंडरी मार्केट में हम जनरली ट्रेडिंग करते हैं, यानी बहुत सारे सिक्योरिटीज़ जो प्रॉफिटेबल आपको लगते हैं उन्हें परचेज़ करना, या सपोज़ कोई बिजनेसमैन है उन्हें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से वो अपने शेयर्स को वो बेच के और अपने फंड्स को वो कलेक्ट कर सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट जो रहता है इसमें आपके स्टॉक मार्केट्स आपको सपोर्ट करते हैं। और हमारे इंडिया में तो वी नो दैट सो मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर वर्किंग, बट इनमें से कुछ फ्यू स्टॉक मार्केट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, ओके, ये आपका काफ़ी अच्छा जो है वो टर्नओवर और ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है, खास करके कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो सिक्योरिटीज़ के साथ डील करती हैं। या नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटी मार्केट है, मेट्रोपॉलिटन जो आपका स्टॉक मार्केट है। ये सब मार्केट्स, क्योंकि 8 बड़े बड़े एक्टिव मार्केट्स हैं एट प्रेजेंट हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जो इस तरह के हर तरह के सिक्योरिटीज़ के साथ, कमोडिटीज़ के साथ, क्योंकि आजकल कमोडिटी मार्केट भी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म देता है फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को वहाँ पे डील करने का। तो ये कमोडिटी मार्केट है, ये भी आपको सपोर्ट करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए आपका एक्टिव स्टॉक मार्केट है वो आपको सपोर्ट करता है। कलकत्ता स्टॉक मार्केट जो है वो आपको सपोर्ट करता है। नेशनल स्टॉक मार्केट है वो सपोर्ट करता है। ऑल दीज स्टॉक एक्सचेंजेस दे आर वेरी एक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट पार्ट है किसका? कैपिटल मार्केट का, दैट इज़ कारपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। कि चाहे वो प्राइवेट कॉरपोरेशन हो या पब्लिक कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं इनका बाइंग एंड सेलिंग, अगर वो न्यू है तो प्राइमरी मार्केट, अगर वो ऑलरेडी इशूड हैं उनका बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो थ्रू सेकेंडरी मार्केट। तो इस तरह से ये मार्केट जो है वो हमारे कैपिटल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका पार्ट है, कंपोनेंट है, और ये हमारे कैपिटल मार्केट के ग्रोथ में मैक्सिमम सपोर्ट करता है। क्योंकि कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स, उनकी फंडिंग की ज़रूरत, उनकी मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, ये पूरी उनकी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली प्लान कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है जो हमारे इस कैपिटल मार्केट का हिस्सा है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मार्केट। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, अब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जनरली दे आर इशूइंग बॉन्ड्स और देयर क्रेडिट नोट्स वो इशू कर देते हैं, एंड पब्लिक जो है वो उन्हें परचेज़ कर लेती है, या म्यूचुअल फंड्स या बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो उन्हें परचेज़ कर लेते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है जनरली इनको क्या कहा जाता है? दे आर गिफ्ट एज्ड मार्केट। गिफ्ट एज मार्केट करके क्या? क्योंकि हम लोग उनको क्या करते हैं, टैक्स सेविंग डिवाइस बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए लेस रिस्की होता है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहते हैं।
और उसमें लॉन्ग टर्म में आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नेट असेट वैल्यू पे रियलाइज्ड भी होते हैं, और कभी कभी वो जो होते हैं वो कन्वर्टेबल होते हैं इक्विटी शेयर्स, तो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है, यानी इन्वेस्टर्स को उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और गिफ्ट एज हमने क्यों कहा, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये लेस रिस्की रहता है, प्लस इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा रहता है, प्लस टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है, और प्लस उसको कन्वर्टेबल होके भी मिलता है। तो दीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इनको डील कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट दे आर इशूइंग द बॉन्ड्स, क्योंकि जनरली वो बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, ऐसे करके इशू करते हैं, या समटाइम दे विल इशू द क्रेडिट नोट्स। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं, और ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? गिफ्ट एज्ड मार्केट। यानी वन काइंड ऑफ एक सपोर्ट मिलता है इकोनॉमी को, उनको भी फंडिंग मिल जाती है और हमको भी एक सपोर्ट मिल जाता है, तो दोनों को बेनिफिट मिलता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। और स्पेशली ये जो ऐसे फंडिंग की जाती है ना, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेशन प्लांट हो रहा है, या सपोज़ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रेलवे से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या एविएशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हैं, या हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐसे सब मोस्टली प्रोजेक्ट्स में, प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज़ जो रहती हैं काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो अच्छा रहता है, यानी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रहता है, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, यानी जब भी चाहे पब्लिक आपसे जो है वो पैसा वापस बाद में लेगी, यानी टाइम आपको अच्छा मिल गया 5 ईयर के बाद, या 7 ईयर के बाद, या 10 ईयर के बाद। तो एक टिल दैन पीरियड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैव नो टेंशन, टिल दैन दैट प्रोजेक्ट्स विल बी ओवर एंड दे विल बिकम द सेल्फ लिक्विडेटिंग। क्योंकि सपोज़ अगर हम लोग कोई सीलिंग प्लान बना रहे हैं, या कोई एक हाईवे बना रहे हैं, या कोई एविएशन हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो अगर वो 5 ईयर्स में बन के रेडी हो गया, या 7 ईयर्स में बन के रेडी हो गया, एंड आफ्टर 7 ईयर्स वी हैव टू कन्वर्ट आवर बॉन्ड्स, हमें कन्वर्ट करके देना है, हमें रिडीम करना है या रीपे करना है, तो तब तक तो वो रेडी हो चुका होता है और वो अर्निंग करना स्टार्ट कर लेता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जनरली वी प्रेफर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो इसमें एक अच्छा ड्यूरेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को एक मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड कंपोनेंट, दैट इज़ गिफ्ट एज्ड मार्केट, जिसमें आप बॉन्ड्स या क्रेडिट नोट्स आप इशू करते हो, और इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट बॉडीज़ का हिस्सा है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का ये थर्ड पार्ट है जो इसमें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसमें वो स्पेशली क्या करता है? लॉन्ग टर्म, पहले ही बोल देता है लॉन्ग टर्म, यानी एक लॉन्ग पीरियड के लिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इस देयर कि एटलीस्ट 5 to 7 ईयर 8 ईयर्स वी रिक्वायर टू अकम्प्लिश दैट प्रोजेक्ट। सो टिल दैन एक अच्छा हैवी एक्सपेंडिचर जो है इट इज़ रिक्वायर्ड। तो वहाँ सप्लाई करने के लिए ये जो लॉन्ग टर्म लोन मार्केट्स हैं वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म मार्केट जो ये थर्ड पार्ट है इस कैपिटल मार्केट का, दैट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट वन दिखाई देता है टर्म लोन मार्केट। नाउ टर्म लोन मार्केट ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उनको सपोर्ट करता है कि सपोज़ अगर कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट इज़ अप टू 1 ईयर हो, तो यू नो दैट यहाँ पे भी उनको फंडिंग की जाती है, लेकिन ये लोन किसके लिए दिया जाएगा? ओनली अप टू अ शॉर्ट पीरियड, यानी 1 ईयर के लिए भी उनको टर्म लोन फैसिलिटी होती है, और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? मनी मार्केट का, यानी कमर्शियल बैंकिंग से उनको ईजिली लोन मिल जाता है। तो ये टर्म लोन हम मनी मार्केट में कर चुके हैं, और सेम इट इज़ अवेलेबल फैसिलिटी इन द कैपिटल मार्केट, क्योंकि यही सेम फैसिलिटी आपके कैपिटल मार्केट में भी अवेलेबल कि अगर आपको 1 ईयर के लिए चाहिए तो टर्म लोन फैसिलिटी एट वेरी रीजनेबल रेट ऑफ, जो रेट है इंटरेस्ट है उस पर आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है मॉर्गेज मार्केट। अब आपको लोन मिलेगा,
लेकिन नेम इटसेल्फ इंडिकेट यू कि यू हैव टू प्रोवाइड सम कोलैटरल सिक्योरिटीज़, यू हैव टू मॉर्गेज यूर टेंजिबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैन वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट विल बी देयर, यू विल बी गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म मार्केट है लोन का, इसमें लोन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, आपको लोन दिया जाएगा। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे म्यूचुअल मनी मार्केट है, फंड्स है, MMF हमने किया था, ये सब एजेंसीज हैं, हम करने वाले, ये सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करेंगे, दे विल प्रोवाइड यू द लोन, लेकिन दे रिक्वायर सम सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटीज़ चाहिए। और सिक्योरिटीज़ में वो क्या मॉर्गेज करेंगे, यूर टेंजिबल असेट्स, जैसे हमने कहा आपके लैंड के कोई पेपर्स हो, आपके बिल्डिंग के कोई पेपर्स हों, या आपकी पूरी फर्म जहाँ फैक्ट्री बनी हुई है उसके पेपर्स हों, तो वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन ओनली दैट बैंक अथॉरिटीज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे विल सैंक्शन यूर लोन। तो इस तरह से मॉर्गेज लोन्स भी रहते हैं। अच्छा, इस लोन मार्केट का जो थर्ड पार्ट है वो भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल गारंटी मार्केट। अब फाइनेंशियल गारंटी मार्केट में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अपने क्लाइंट को गारंटी प्रोवाइड करते हैं, यानी दे बिकम अ गारंटर, वो गारंटर का जॉब करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, यानी ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट दे गिव गारंटी टू थर्ड पार्टी कि दैट पर्सन इज़ अ वेरी रिलायबल पर्सन, वो रिलायबल पर्सन है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आपने उनको फंडिंग किया, आपने उनको लोन दिया, तो दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉमिस, वो उनको गारंटी देती है, आई टेक द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट कि दैट माई क्लाइंट इज़ एबल एंड कैपेबल टू रिफंड यूअर लोन, कि वो लोन रिफंड करेगा। क्योंकि सामने वाले समटाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो नए नए स्टार्टअप्स में दोज आर फ्रेशर्स इन द मार्केट, तो इन्वेस्टर्स को रिलाई नहीं हो पाता है, दे हैव नो ट्रस्ट ऑन द फ्रेशर्स के ऊपर जो न्यूली बिजनेस में एंट्रेंट कर रहे हैं, तो हाउ दे विल गिवन द लोन। तो सम टाइम ऐसे लोन टर्म जो मार्केट रहता है, दे विल प्रोवाइड द गारंटी, वो थर्ड पार्टी को गारंटी देते हैं कि आप इनको लोन दो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। तो ऐसे भी रहते हैं, यानी स्पेशली ऐसे मार्केट में बैंक्स हो, यानी आपकी कमर्शियल बैंक्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो प्रोवाइड करते हैं गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू द थर्ड पार्टीज़। ये भी आजकल बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इससे क्या होता है, जो नए बिजनेसमैन हैं दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक द मोर एंड मोर मार्केट, फिर वो मार्केट को धीरे धीरे समझने लगते हैं, बिजनेस को बढ़ाने लगते हैं। अदरवाइज़ उनको कैसे फंडिंग मिले। अब नया नया बिजनेसमैन है, तो नए नए बिजनेसमैन को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब तक वो इस्टेब्लिश हो, थोड़ा ग्रो हो, थोड़ा मॉडर्नाइज हो, तो टिल देन दे रिक्वायर द सपोर्ट फ्रॉम दीज कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो मनी मार्केट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको फंड प्रोवाइड भी करते हैं, और सम टाइम ऐसा भी रहता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में दे रिक्वायर गारंटर, क्योंकि हम अपने कंट्री में तो उन्हें पहचानते हैं बिजनेसमैन को, कमर्शियल बैंक्स नो देम, बट इन द इंटरनेशनल मार्केट दे रिक्वायर गारंटी। तो दीज गारंटीज आर प्रोवाइडेड बाय आवर बैंक्स, हमारी बैंक्स जो हैं दे बिकम अ गारंटर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को कौन प्रूव करे। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है, ताकि उनके फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट हो, उनके कैपिटल के जो रिसोर्सेज हो, वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले और उनका बिजनेस ग्रो हो। और उनका बिजनेस ग्रो होगा तो इनडायरेक्टली आवर इकोनॉमी विल ग्रो एंड डेवलप वेरी वेल। तो यही टारगेट होता है। तो कैपिटल मार्केट का मेन काम क्या है, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी की कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, और इस फोर्थ पार्ट में है कि अदर फाइनेंशियल एजेंसीज, यानी ऑल द रेस्ट फाइनेंशियल एजेंसीज दे आर सपोर्टिंग द कैपिटल मार्केट इन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, इन मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स, यानी कैपिटल को मोबिलाइज करना और उनमें सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करना और उनको रेगुलेशन से चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मूव करना।
तो इसमें आ जाते हैं अदर फाइनेंशियल एजेंसीज, और उस अदर फाइनेंशियल एजेंसी में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज को हम डील करेंगे। जैसे फर्स्ट वन है स्टॉक एक्सचेंजेस। नाउ यू नो दैट कि व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रेड इन द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, तो वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट्स। हमें अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना पड़ता है, हमारी सिक्योरिटीज़ को लिस्टिंग करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है, देन ओनली वी आर एबल टू ट्रेड इन द मार्केट। ट्रेडिंग बाद में होगी, ग्रोइंग बाद में होगी, एक्सपांशन बाद में होगी, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट। इसके लिए हमने कहा हमारी इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो ओवरऑल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस दे आर वर्किंग इन आवर इंडियन इकोनॉमी, लेकिन उसमें से 8 स्टॉक एक्सचेंजेस आर वेरी एक्टिवली वर्किंग। 8 तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं, और उसमें से भी 2 बहुत बड़े हैं। जैसे अगर हम बात करें लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट जो है, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1994 में सेटअप किया गया था। इट इज़ इन दिल्ली। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस जो सबसे लार्जेस्ट है, और उसके बाद सेकंड आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, वो भी काम करता है। तो इस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में देयर आर टोटल 8, लेकिन आप सिर्फ नाम किसके याद रखो, 2, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। ये 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो आपके मैक्सिमम सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं और मैक्सिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फ्लो करते हैं। तो इस तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ा जो हेल्प रहता है दैट इज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है दिस इज़ द मेन पिलर to carry all the capital transactions with the help of these stock exchanges. Okay friends, next होता है SEBI। SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो SEBI को सेटअप किया था 1988 में, लेकिन उतनी वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो बहुत सारे कैपिटल के ट्रांजैक्शन के साथ डील हो रहा था। लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद CCI यानी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को एबॉलिश किया गया, कम कर दिया, क्योंकि अभी हमारे ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया। वी वर इंटीग्रेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करना था। तो उस समय हमारी इकोनॉमी में SEBI का फंक्शनिंग और स्ट्रॉन्ग हो गया। और उस समय 1992 से, क्योंकि 91 में हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, और यही SEBI जो एक्चुअली सेटअप हुई थी 1988 में, लेकिन इफ़ेक्टिवली अगर हम बात करें, क्योंकि एक्टिवली उसने काम करना कब चालू किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, यानी 92 के बाद इसकी प्रॉपर रेगुलेशन की गई, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किया गया, लीगल फ्रेमवर्क किया गया, और बाद में उसका एक्चुअल कमांडिंग, कंट्रोलिंग, फ्लोइंग, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल वॉज स्टार्टेड। तो हमें सेकंड सपोर्ट किसकी मिली, SEBI की। और SEBI के रेगुलेशन टाइम आफ्टर टाइम जो है उसका मेन काम रहता है पूरे जितने भी इकोनॉमी में जो भी बिजनेसेस एक्सपांड हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जिन्हें भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें ग्रो करने के लिए SEBI जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहती है, उनकी हेल्पफुल हैंड रहती है, यानी वो तो राइट हैंड की तरह उनका काम करता है। तो SEBI उनके लिए काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट रहता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स है, हमने किया था कि मनी मार्केट में म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हो, इंडिविजुअल्स हो, इनसे म्यूचुअल फंड कलेक्ट करते हैं। पहले व्हाट दे डू इट, दे कलेक्ट द म्यूचुअल फंड फ्रॉम द पब्लिक एंड देन दे विल इन्वेस्ट वेयर, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन आइदर प्राइमरी मार्केट और इन सेकेंडरी मार्केट। और इसका एग्जाम्पल देती हूँ, फर्स्ट टाइम 1964 में द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI म्यूचुअल फंड करके उन्होंने स्टार्ट किया था 1964 में। तो इस तरह से बहुत से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। व्हाट दे आर डूइंग है, दे कलेक्ट म्यूचुअल फंड फ्रॉम द पब्लिक,
या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो उनसे कलेक्ट कर देते हैं और बाद में उनको इन्वेस्ट करते हैं आइदर इन प्राइमरी मार्केट और इन सेकेंडरी मार्केट। तो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग के हिसाब से दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट। तो ये रहता है सेबी के बाद म्यूचुअल फंड का रोल। नेक्स्ट रहता है मर्चेंट बैंकिंग। अब ये जो मर्चेंट बैंकिंग है, इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में विथ ग्रेनले बैंक। अब ये जो ग्रेनले बैंक थी, व्हाट दे वर कलेक्टिंग द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स से फंड्स को कलेक्ट करते थे और फिर उसी फंड्स को वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द डिमांड इन द मार्केट, वो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन 1970 में फिर एक और मर्चेंट बैंकिंग, दैट इज़ सिटी बैंक जो थी, उसने भी अपना रोल जो था वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ये जो मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम है, जो आपके डिमांड ऑफ कैपिटल को सेटिस्फाई करते हैं, यानी उन्होंने फंड्स लिया और आपके डिमांड के हिसाब से आपको सप्लाई किया। तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ रहता है? नंबर 1, कैपिटल इशू मैनेजमेंट। आपको कैपिटल चाहिए, आप कैसे इशू करोगे, किस तरह से उसको मैनेज करोगे, पूरा आपको जो स्ट्रक्चर और पूरी सपोर्ट जो रहेगी वो आपको मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड करेगी। नंबर 1 यानी कैपिटल इशू मैनेजमेंट। नंबर 2, कंसल्टेंसी सर्विसेज। दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग देयर स्पेशल एंड एक्सपर्ट नॉलेज टू यू, यानी वो आपको एक्सपर्ट का पैनल प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे। आप जो प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करना चाहिए, दे विल गिव यू द प्रॉपर आइडिया अबाउट दैट। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंकिंग। थर्ड रहता है कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सपोज कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है और हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है, डिमांड बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें भी अपने यूनिट्स को टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर्स में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है और रीस्ट्रक्चरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगी नहीं, फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और वो भी कैपिटल हमें 5 साल तो मिनिमम उसके लिए पीरियड चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, अर्निंग कैपेसिटी बढ़े और हम रीपे करने की कैपेसिटी या पोजीशन में आए। तो फॉर दैट सम टाइम ऐसा होता है कि कारपोरेट में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, तो दैट सजेशन, दैट टाइप ऑफ फ्रेम आउट जो है वो भी प्रोवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो इस तरह से मर्चेंट बैंकिंग जो सिस्टम है वो भी हमारे कैपिटल मार्केट का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टर रिलाई करता है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी प्रोजेक्ट। फर्स्ट दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि वो प्रोजेक्ट कितना वर्थवाइल है, कितना सेफ है, कितनी रिस्क मिनिमाइज्ड है। तो वो रेटिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं और रेटिंग के लिए डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इस कैपिटल मार्केट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। व्हाट दे आर डूइंग फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, दे विल हैव अ सर्वे कि किस तरह से ऑल द डिफरेंट जो कारपोरेट जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करें या पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करें, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, सभी फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स के ऊपर दे आर हैविंग अ प्रॉपर सर्वे एंड कीप एन आई ऑन देम एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट, कि किस तरह से उनका टर्नओवर है, किस तरह से उनका सेल है, किस तरह से उनका ओवरऑल जो ग्राफ है उनके असेट्स का बढ़ रहा है, नेट असेट वैल्यू क्या है, उनकी लिस्टिंग जो है किस लेवल पे हुई थी, अभी एट प्रेजेंट कैसे काम कर रही हैं। तो वो पूरा परफॉर्मेंस जज करते हैं और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनको रेटिंग देते हैं और एज़ पर देयर रेटिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली रेटिंग देखता है। अगर रेटिंग बहुत बेस्ट है
तो आपको मालूम है हम उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा रिटर्न होगा वो हमको डेफिनेट मिलेगा और हमारी रिस्क जो होगी वो मिनिमम होगी। तो इस तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो भी इस कैपिटल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे फर्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है जो 1988 में स्टार्ट हुई थी, और वो एजेंसी है क्रिजल। अब क्रिजल के नाम से ये बहुत पॉपुलर है। क्रिजल यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो फुल फॉर्म हम कभी याद ही नहीं करते हैं। फुल फॉर्म है एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, क्रिजल। ये जो क्रिजल है वो 1988 में सेटअप हुआ, लेकिन इसका इफ़ेक्टिवली काम पता है कब चालू हुआ? आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जब हमारी इकोनॉमी काफ़ी लेवल पे अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करने लगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, और नॉट ओनली एट आवर नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमने देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आने लगा, हमारी लेंडिंग कैपेसिटी बाहर बढ़ गई। तो ये रेटिंग एजेंसी इसमें हमको काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। और इसमें हमने मनी मार्केट में, अगर आपको याद होगा तो हमने एक पॉइंट पढ़ी थी, दैट इज़ अ कमर्शियल पेपर। और वो कमर्शियल पेपर 1 यूनिट 5 लाख का था, और उसमें भी अगर आपकी टेंजिबल असेट्स जो हैं वो मिनिमम 4 करोड़ की होनी चाहिए। याद आ रहा है आपको? उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो आपके कमर्शियल पेपर हैं कोई भी एजेंसीज, फाइनेंशियल एजेंसी तब इशू कर सकती है when they are having the shares listed on stock market। उनके शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने चाहिए। उनकी जो मिनिमम टेंजिबल असेट्स हैं वो 4 करोड़ होनी चाहिए। अच्छा, कितना बोरो कर सकते हैं? जितना उनका 100% वर्किंग कैपिटल है। और उससे इम्पॉर्टेंट एक हमने कंडीशन कही थी कि जो क्रिजल है उनको P2 का रेटिंग देना चाहिए। अगर रेटिंग उनकी P2 है उसके बाद ही वो सेफ्टी टाइप उनके जो है वो उनके जो इशू हैं, जो उनके जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, हम उनमें फंडिंग कर सकते हैं, हम उनके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्रिजल एक रेटिंग एजेंसी है जो बहुत पॉपुलर है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैपिटल मार्केट। वो रेटिंग देती हैं, वो क्रेडिट वर्दीनेस हर एक फर्म का डिसाइड करते हैं, और ये आजकल हमको सोशल मीडिया की वजह से इजीली मिल जाता है। जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा होता है, हमको मालूम है किसका रेटिंग 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार, किसी को तो 5 में से 5 स्टार भी मिलते हैं। तो इसमें हमको क्या लगता है, रेटिंग अच्छा है यानी दे आर डूइंग अ गुड बिजनेस, वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इसी सेम पैटर्न में ये लोग भी रेटिंग देते हैं कंपनीज को एज पर देयर परफॉर्मेंस लेवल, एज पर देयर प्रॉफिट लेवल, वो उनके हिसाब से उनको रेटिंग देते हैं। तो ये है पहला क्रिजल। देन है केयर। केयर को, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये भी हर एक फर्म का, प्रोड्यूसर्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, उनका टोटल टर्नओवर कितना है, उनका प्रॉफिट लेवल कितना है, किस तरह से वो फंड्स को बोरो कर रहे हैं, कैसे कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब पूरी जो उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, ऑब्जर्वेशन यानी दे कीप अ कीन आई ऑन देम, पूरी तरह से उनको मॉनिटर करते रहते हैं। नेक्स्ट है 91 में स्टार्ट हुआ ICRA यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो आप कोई भी क्रिजल जैसे शॉर्ट फॉर्म में ही आपको याद करना है, नो नीड ऑफ लर्निंग देयर फुल फॉर्म, क्योंकि हमें आजकल शॉर्ट फॉर्म जल्दी याद पड़ जाते हैं, और वैसे ही याद करना है कि क्रिजल है, केयर है या ICRA है, इनमें से किसी भी एक एजेंसी का नाम दे दो। तो ये रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टर्स पूरी तरह से रिलाय करते हैं, आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करते हैं। इसके लिए बार बार वो कहते हैं रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स देखो, यानी देखो उनकी रेटिंग क्या है, किस तरह से वो बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से उनके बारे में व्यूज़ हैं, तो वो सब हमें देखने। तो ये उनका 5th पार्ट है। 6th है वेंचर कैपिटल फंड्स। अब वेंचर कैपिटल फंड्स ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर एजेंसीज़ हैं जो बहुत से टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स में और जहाँ थोड़ा रिस्क हाई रहता है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं।
तो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं जो मोस्टली आपके, मैंने क्या कहा, जो टेक्निकली साउंड है, यानी जहाँ पे काफ़ी जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कहाँ कहाँ पे किस तरह से उनको वो स्ट्रेट वे में प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, तो बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, नेचुरल हर्डल्स भी आते हैं, तो उनको वो कैसे ओवरकम करेंगे, किस तरह से वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट करके बनाएंगे। तो ये सब वेंचर कैपिटल फंड्स जो बहुत पॉपुलर है हमारे कैपिटल मार्केट में, क्योंकि इसकी आजकल हमको बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, इक्विटी फंडिंग, यानी आप इक्विटी शेयर्स में आप फंडिंग कर सकते हो, यानी दे कैन रेज द कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर। समटाइम बाय द डेप्ट, यानी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या क्रेडिट नोट्स के थ्रू दे कैन कलेक्ट द फंड्स। एंड समटाइम देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। और कभी कभी क्या होता है कि डेप्ट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर, बिकॉज दे विल प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट्स जो भी वो बना रहे हैं, तो सम टाइम दोनों का आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो इस तरह के वेंचर कैपिटल फंड्स जो रहते हैं वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पे अगर एक्सप्रेस हाईवे बनाया, फ्लाईओवर अगर हमने बनाया या हमने डैम बना दिया, तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर वेंचर के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इशू ऑफ कैपिटल होगा, आइदर इक्विटी के थ्रू जाएगा या डेप्ट के थ्रू जाएगा, या अगर आपको सी लिंक बनानी है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितने रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना टाइम लगेगा, कब हम रीपे कर पाएंगे। तो ये वेंचर यानी एज पर देयर प्रोजेक्ट दे विल डिसाइड। तो इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हो जाएगी। ये सपोज रेलवे ट्रैक डालना है, तो वो 2 पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बीच में कितना आपकी फंडिंग लगेगी। न्यू ट्रैक डालना है, हमें न्यू उसमें जो है वो पूरा प्रोग्राम कैरी आउट करना है, तो कितने फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हमको उसमें डेप्ट के थ्रू जाना है या इक्विटी के थ्रू जाना है या दोनों की कॉम्बिनेशन। इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट। देखो पूरा उनको लिबरलाइज दिया गया। तो इस तरह से, क्योंकि हमें हमेशा देखो, जब भी हम लोग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो उन्हें हमें डाइवर्ट भी करना पड़ता है। जैसे हमने कहा फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, या रेलवेज़ में भी स्पेशली देखते हैं, कभी मेट्रो होता है, कभी अंडरग्राउंड होता है, कभी एलिवेटर्स होता है। तो ऑल दीज आर रिक्वायरमेंट। उसके लिए व्हाट वी प्रेफर वेंचर कैपिटल फंड हम प्रेफर करते हैं, जो जनरली कभी इक्विटी फंडिंग में होता है, सम टाइम डेबिट फंडिंग में होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। तो इस तरह से ये आपके अदर फाइनेंशियल एजेंसी है। तो हमने किया आज कैपिटल मार्केट जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कारपोरेट सिक्योरिटी मार्केट जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। नंबर 1 प्राइमरी मार्केट, जब हम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टेड है मार्केट, उनको जब हम लोग सेकेंडरी मार्केट में बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए सेकेंडरी मार्केट है, और उसमें हमें मदद लगती है स्टॉक मार्केट की। और इसमें भी स्टॉक मार्केट 2 बहुत बड़े जो हाई लेवल पे उनको डील करते हैं। नंबर 1 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ मार्केट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, दे विल इशू द बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं, एंड दे विल कलेक्ट द फंड फ्रॉम द पब्लिक। वो पब्लिक से या बहुत से म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से या मर्चेंट बैंकिंग से दे विल कलेक्ट द फंड। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को हमने क्या कहा, गिफ्ट एज्ड मार्केट है। थर्ड हमने कहा लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। अब लॉन्ग टर्म लोन मार्केट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला तो टर्म लोन अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो मिनिमम पीरियड है, कम रिस्की रहता है, इजीली मिलता है, उसमें हमने मनी मार्केट भी देखा। तो ये पूरा आपके कमर्शियल बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, दे विल प्रोवाइड द टर्म लोन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ हो या प्राइवेट कारपोरेशन फर्म्स हो, तो उनको वो प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है मॉर्गेज मार्केट। अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है तो दे विल टेक द टेंजिबल एसेट्स एंड
इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, यानी उसके अगेंस्ट दे विल इशू यू द लोन, आपको लोन दे सकते हैं, तो मॉर्गेज मार्केट. एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल गारंटी मार्केट. what here they are doing, they provide guarantee on behalf of their client. To whom? To third parties. कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड पार्टीज़ जो उन्हें लोन दे रही हैं, तो हमारे जो बैंकर्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनका गारंटी देते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ अदर फाइनेंशियल एजेंसी, जिसमें हमने 6 अलग अलग किया. स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी, then mutual fund, merchant banking, then credit rating agencies and last venture capital funds. तो इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, in the same way it is provided in my notes. Yes friends, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.